हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। और आज हम सब वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का सिलेबस में लगा हुआ कहानी नमक कहानी पढ़ेंगे। नमक कहानी के जो है पहले भाग को मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप इसे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम इस कहानी के आगे के बचे हुए भाग को आइए पढ़ते हैं। नमक कहानी रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखा गया है। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू कथाकार हैं और ये उर्दू में कहानियाँ लिखती हैं ना। तो नमक कहानी में जो है हम लोगों ने पढ़ा कि साफिया अपने भाइयों के घर गई है। साफिया क्यों भाइयों के घर गए हुए 10-15 दिन हो गए हैं और ये 10-15 दिन कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। अब वह वापस आने वाली है तो वह सौगात में जो है सीख बीवी के लिए क्या लेकर आने वाली है, नमक लेकर आने वाली है। और वह नमक को किनुओं के टोकरी में छुपा कर लाती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे ना। फिर देखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसीरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे दो बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी ना? कौन? उन्हें बोले वे उन्हें बोलते हैं कि तो तुम कल चली जाओगी। किन्हें? साफिया जी को बोलते हैं। हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं ना। वो बोलते हैं शायद कभी नहीं या फिर अगले साल ना। अचानक उसकी आंखें खुल गई। वह सब सपने में देख रही है, उसे कोई पूछ नहीं रहा। वो सपने में ऐसा ऐसा उसके ख्याल आया है। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे किनु जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की क्या है, मेवा है। क्या है? हिंदुस्तान पाकिस्तान की मेवा। अच्छा, अगर ये पूछेगा आप लोगों से बच्चों कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की मेवा क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि देखिए एक नंबर में पूछ सकता है, टिक लगाने में भी पूछ सकता है ना। तो आप याद रखेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की मेवा क्या है? कीनू है। क्या है? कीनू ना, ठंडे कीनू। साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। उसका भाई जो है बाहर प्लेटफार्म पे टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। अभी मैंने बताया कि नमक की पुड़िया वह कहाँ छुपाई थी? तो टोकरी के तह में किनुओं के नीचे। जब उसका सामान कस्टम पर जांचने के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई ना। और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। जो मोहब्बत का तोहफा है वो ले जा रही हैं सिख बीवी के लिए, वह चोरी से नहीं जाएगा। ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। और ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है कि कीनू कहाँ छुपाए गए थे, तो याद रखिएगा कीनू कहाँ छुपाए नहीं, नमक कहाँ छुपाए गए थे, याद रखिएगा। तो नमक जो है टोकरी के तह में किनुओं के नीचे छुपाए गए थे, भी क्वेश्चन आया हुआ है। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली। और जो नमक को उन्होंने क्या में छुपाया था, किनू की टोकरी में, उन्होंने क्या किया, नमक को निकाल कर अपने हैंड बैग में डाल लिया जिसमें उसके पैसे का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी
ज़्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वही एक साहब खड़े थे। लंबा कद था, दुबला पतला जिस्म था, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने होते थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। लंबे चौड़े थे वे। साफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। साफिया बोलती हैं कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर कर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए ना। क्यों, कौन? साहब बोलते हैं कि फरमाइए। उनके लहजे ने साफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर कहा। फिर उन गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। अब भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती है। अपने अजीजों से मिलने आई होंगी ना? कौन बोला? बड़े अफसर ने बोला कि आप भी लगती हैं हमारे ही तरफ की हैं ना? आप किसी से, अपने लोगों से मिलने आई थी? जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको आपको भी तो शायद इधर आए ना? उन्होंने ऐसे पूछा कि और आप इधर आए ना? आप कैसे इधर आए? जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। मतलब जब भारत और पाक विभाजन हुआ तो वे पाकिस्तान में आ गए ना। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि हमारा वतन क्या है? दिल्ली है ना, दिल्ली है ना। पहले वे दिल्ली में रहते थे ना। आगे, साफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया। साफिया ने क्या किया? हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब साफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथ में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद साफिया के बैग में रख दिया। जो साहब नहीं थे, उन्होंने क्या किया कि पुड़िया को जो है अच्छी तरह से लपेट कर और खुद जो है साफिया के बैग में डाल दिया। बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है ना। कौन बोला? ये बात याद रखिएगा। किससे बोला गया ये भी याद रखिएगा। और किस कहानी में है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। 2-3 मार्क्स में, हमें 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि ये पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, कौन किससे कहता है और इसका अर्थ क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप हमेशा याद रखेंगे। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है, कानून हैरान रह जाता है। कौन बोला? वो साहब बोलते हैं, कस्टम ऑफिसर जो रहते हैं ना, वो साफिया को बोलते हैं और जो है नमक का जो पुड़िया रहता है उनके बैग में डाल देते हैं। वह चलने लगी तो भी वे खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते हुए वक्त मेरी तरफ से कहिएगा, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा कस्टम ऑफिसर ने कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों का मेरा सलाम कहिएगा और यह खातून को जब नमक दीजिएगा तो कहिएगा, लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, और बाकी जो है सब धीरे धीरे क्या होगा? ठीक हो जाएगा ना। जो भारत और पाक के बीच कड़वाहटें हैं, उन्होंने बोला कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। साफिया कस्टम के जंगल से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गए और वे वहीं पे खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार हसरत भरी नजरों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसें और भींचे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक जवान थी, एक सी सूरत और एक सा लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियाँ में भी एक ही सी थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतना था कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। मतलब वे बोलती हैं कि कहाँ से उनको ऐसा लगा कि कब लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया, क्योंकि दोनों एक ही ज़मीन था, दोनों लोग भी एक जैसे थे, दोनों की सूरतें भी एक जैसी थी, पहनावा भी एक जैसा था, सब चीज़ एक जैसा था ना। बस क्या था अलग? भरी हुई बंदूकें जो है दोनों के हाथों में थी ना।
अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास के सामने की जांच उनके डब्बों के सामने ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका तो नौजवान कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ी, जो बातचीत और सूरत से क्या लगते थे, बंगाली दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे? बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा, साफिया बोलती है उनको, देखिए मेरे पास थोड़ा नमक है। फिर उसने हैंडबैग खोला और वो पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते झिझकते हिचकाते हुए उसने सब कुछ बता दिया, कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर से साफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा ना। वे बोलते हैं कि इधर आइए जरा। कौन? वो बंगाली अफसर नहीं रहते हैं जहाँ अमृतसर के फर्स्ट क्लास में उन्हें सामान के जो है चेक कर रहे थे, जांच कर रहे थे। तो वो बोलते हैं, जब उन्होंने मुझे साफिया जो बताती हैं कि मेरे पास थोड़ा नमक है, तो वो बोलती है ठीक है आप इधर आइए ज़रा ना। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिए। और उन्होंने मतलब जब जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि चलते चलते कि इनका सामान का ध्यान रखिएगा ना। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था। प्लेटफार्म के सिरे पर क्या था? एक कमरा था। उसके अंदर घुसे। साफिया दाखिल होते होते हिचकिचाई। साफिया जब अंदर घुसते वह हिचकिचा रही थी ना कि क्या बात है क्या नहीं बात है ना, और वो अंदर जाने से थोड़ा डर रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, आइए ना ना आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। और बैठने के लिए बोलते हैं ना, बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। और साफिया ने क्या किया, जो पुड़िया था नमक का और बैग को जो है मेज पे रख दिया। बाहर की तरफ झाँक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफिया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? अब साफिया को डर लग रहा है कि अब क्या होगा। ये तो कस्टम ऑफिसर ने जो है पुलिस वाले को बुला रहे हैं ना। 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला साफिया को घूरता हुआ चला गया। और जो कस्टम ऑफिसर था, बंगाली कस्टम ऑफिसर, उसने बोला कि 2 चाय लाओ, अच्छी वाली चाय लाना। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाई और नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946 ना, यह जो है उसमें लिखा हुआ था ना किताब में। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? किसने कहा? साफिया ने पूछा। हाँ मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। किसने जवाब दिया? जो बंगाली कस्टम ऑफिसर था ना, उसने। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए। हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। मेरी उस दिन सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता में रहें, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते हैं। मतलब वो जो बंगाली अफसर थे ना, उनका वतन जो है कहाँ, उनका वतन जो है ढाका था। लेकिन अब वे जो है यहीं पे रह रहे थे ना, कलकत्ता में रहे वे, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया, नौकरी मिल गया ना, तो अब जो है यहाँ पे रहकर नौकरी कर रहे थे। लेकिन उनका ढाका अभी भी ढाका क्या था? उनका वतन था ना, वतन। साफिया ने जरा हैरान होकर पूछा, हाँ आपसे कहा ना कि मेरा वतन कहाँ है? ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा, हाँ हाँ ठीक है। साफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसका दी ना। चाय की प्याली जो मंगाई थी ना, उन्होंने क्या किया कि साफिया की तरफ चाय की प्याली जो थी ना वो खिसका दी ना, और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ते में भी होता है ना। उन्होंने बताया कि डाब तो कलकत्ते में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ डाब की क्या बात। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है।
उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। साफिया ने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया और जब वे जाने लगे ना तो जो पुड़िया थी ना नमक की, वो साफिया के बैग में ही डाल देते हैं। हाँ, और खुद आगे आगे चलने लगते हैं। साफिया जो है उनके पीछे पीछे चलने लगती है। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए वैसे ही खड़े थे। साफिया सोचती रही किसका वतन कहाँ है, वह कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। इस तरह से ये कहानी जो है ख़त्म होता है। तो ये कहानी ये दर्शा रही है कि भारत पाक का विभाजन हो गया, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, अभी भी उनके मन में जो है अपने वतन के प्रति बहुत प्यार है, प्रेम है ना। वे रहते वहाँ पे हैं, लेकिन अभी भी उनका मन जो है जहाँ पे पहले रहते थे अपने वतन के प्रति, वैसा ही उन्हें अपने वतन से मोहब्बत है ना। भले वे रहने लगे वहाँ पे, अपना काम धंधा करने लगे, वहीं पे बस गए हैं, लेकिन अभी भी उनको अपने वतन से क्या है, प्रेम है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और गुड बाय बच्चों। थैंक यू बच्चों।